हेलो दोस्तों। निठारी हत्याकांड ये एक ऐसा आपराधिक मामला है कि जिसने करीब 17 साल पहले पूरे भारत को झंझोर कर रख दिया था। सालों तक ये मामला सुर्खियों में छाया रहा। साथ ही छाए रहे इस मामले के दो मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली और मोइंदर सिंह पंदेर और उन लोगों पे लगे आरोपों का भयानक सच, जिसके चलते 15 फरवरी 2011 को कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी हत्याकांड से सुरेंद्र कोहली और मोइंदर सिंह पंदेर को बरी कर दिया। आखिर क्यों बरी कर दिया? निठारी कांड की पूरी कहानी शुरू से अब तक की जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए कहानी के अंत तक। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये घटना है दिल्ली के पास नोएडा की। दिसंबर 2006 में यहाँ से काफी तादाद में बच्चों के गायब होने की खबर सुर्खियों में आ रही थी, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान थे। मगर इसी के साथ एक अफवाह और फैली हुई थी कि वहाँ पानी की टंकी के पास जिस जगह पर बच्चों के गायब होने की ज्यादातर आशंका थी, बताया जा रहा था कि कोई भूत है और वो भूत ही बच्चों को अगवा कर रहा है। माँ बाप ने भूत के डर से पानी की टंकी के पास अपने बच्चों का जाना बंद कर दिया, मगर फिर भी ये मामला रुका नहीं। ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का गायब होने की वजह क्या थी। क्या ये सारे काम एक भूत कर रहा था? तो इसका जवाब है जी हाँ। मगर वो भूत पानी की टंकी पर नहीं, बल्कि एक कोठी में रहता था और उस कोठी का पता था D5 सेक्टर 31। कोठी का मालिक का नाम था मोइंदर सिंह पंदेर। मोइंदर सिंह पंदेर एक व्यापारी था और कोठी में अपने नौकर के साथ रहता था, जिसका नाम था सुरेंद्र कोहली। राज तो तब खुला कि जब एक दिन उस कोठी में एक लड़की आई जिसका नाम था पायल और उसकी उम्र थी लगभग 26 साल। वो 7 मई 2006 के दिन अपने पिता नंदलाल को बता के निकली थी कि मैं कोठी पे जा रही हूँ, क्योंकि मोइंदर सिंह की उसकी पत्नी के साथ नहीं जमती थी और मोइंदर सिंह पंदेर सेक्स एडिक्टेड था और अक्सर कोठी पर अय्याशी करने आता था। जबकि उसका नौकर सुरेंद्र कोहली कॉल गर्ल और सेक्स वर्कर का अपने मालिक के लिए इंतजाम करता था और पायल उन्हीं सेक्स वर्कर में से एक थी। पायल जब रिक्शे से कोठी के पास उतरती है तो रिक्शे वाले से कहती है कि अभी यहीं रुको, मैं तुम्हें अंदर से पैसे लाके देती हूँ। रिक्शे वाले ने काफी देर तक इंतजार किया, मगर पायल नहीं आई। फिर रिक्शे वाले ने डोर बेल बजाई, जिसके बाद सुरेंद्र कोहली, जो कि वहाँ का नौकर था, गेट से बाहर आया। तो रिक्शे वाले ने कोहली से पूछा कि अभी अभी कोठी में एक लड़की आई है जिससे मुझे पैसे लेना है। तो कोहली ने कहा कि वो आई थी मगर चली गई। तो इस बात पर रिक्शे वाले ने कहा कि जब से वो लड़की यहाँ आई है तब से मैं पैसे के लिए उसका यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ, मैंने तो उसे बाहर जाते नहीं देखा। इस पर कोहली कहता है कि वो पीछे के दरवाजे से चली गई और इसके बाद ये बात सुनकर रिक्शे वाला वापस उस लड़की के घर पर आता है अपने पैसे लेने के लिए, जहां उस लड़की का बाप नंदलाल अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। जब रिक्शे वाले ने पूछा कि तुम्हारी बेटी तो बगैर पैसे दिए ही वापस चली आई, तो नंदलाल लड़की के आने से इनकार करता है और रिक्शे वाले से कहता है कि जब से वो गई है अभी तक नहीं आई। इस बात से परेशान होकर नंदलाल अपनी बेटी पायल की खोज शुरू करता है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी लिखवाने गया, मगर पुलिस ने कंप्लेन लिखने से इनकार कर दिया और नंदलाल को यह कह के भगा दिया कि तुम्हारी लड़की यहीं कहीं आसपास होगी। नंदलाल ने बहुत खोजा, मगर बेटी का कहीं कोई पता नहीं चला। आखिरकार जून 2006 में नंदलाल पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक पीयूष मोरदिया के पास गया और उनसे शिकायत करी कि उनकी बेटी लापता है और पुलिस उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तलक नहीं लिख रही है। तब जाकर पायल के लापता होने की रिपोर्ट लिखी गई और उसके बाद पुलिस ने पायल की खोज शुरू करी। बात तो तब सामने आई जब दिसंबर 2006 में पायल का खोया हुआ फोन एक्टिव हुआ। इस फोन का सिम बदल चुका था। फोन कंपनी ने इसके IMEI नंबर को ट्रेस किया। फोन महाराष्ट्र में एक्टिव हुआ था। जब पुलिस फोन के सिलसिले में महाराष्ट्र के उस आदमी के पास पहुंचे जिसके पास ये फोन था और उससे पूछताछ की गई कि ये फोन तुम्हें कहां से मिला है, तो उसने कहा ये फोन हमने सेकंड हैंड खरीदा है। तो पुलिस ने उससे पूछा कि ये फोन तुम्हें किसने बेचा है, तो उस आदमी ने जो नाम बताया वो नाम था सुरेंद्र कोहली का। पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को उसके घर से उठाया और पायल के बारे में पूछताछ की तो उसने साफ मना कर दिया, मगर पुलिस के हाथ में तो पुख्ता सबूत थे। तो पुलिस ने जोर देकर पूछा। इस बार कोहली ने सारा सच खोल दिया था। कहा कि मैंने ही पायल का पहले रेप किया, फिर उसको मारा, उसके बाद उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कोठी के पास ही नाले में बहा दिया। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि उसने केस को सॉल्व कर दिया है। ये तो पायल का केस था, मगर उन बच्चों का क्या जो बड़ी तादाद में गायब हुए थे और अभी भी हो रहे थे। अभी पुलिस के पैरों तले जमीन निकलना बाकी थी। कोठी D5 सेक्टर 13 के पीछे नगर पालिका की पानी की टंकी थी। वहाँ के लोगों को एक शक था कि D5 के घरेलू नौकर का कुछ हाथ हो सकता है
इन सारी घटनाओं के पीछे, शायद बच्चों के लापता होने के पीछे सुरेंद्र कोहली का हाथ हो। निवासियों ने दावा किया कि उन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा बार बार अनदेखा किया गया था। इसीलिए उन्होंने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA के पूर्व अध्यक्ष SC मिश्रा से मदद मांगी। और फिर एक सुबह SC मिश्रा और 2 निवासियों ने टंकी के नीचे बहने वाले नाले की तलाशी ली। निवासियों में से एक ने दावा किया कि उसे मानव अंग का सड़ा हुआ हाथ मिला है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। हाथ की खबर मिलना थी कि मोहल्ले में आसपास के एरिया में खबर आग की तरह फैल गई, मगर पुलिस अभी भी इनकार कर रही थी और कह रही थी यह हाथ किसी जानवर का है, ना कि इंसान का। इन्हीं सब बातों के चलते गांव वालों का आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा था। अब पुलिस पे हर तरफ का प्रेशर पड़ रहा था। आखिरकार एक दिन पुलिस ने नाले की छानबीन करी और सच जो सामने आया तो उसको देखकर वहां मौजूद तमाम लोगों के और पूरे भारत के होश उड़ गए, क्योंकि उस नाले में से निकले थे 17 छोटे छोटे बच्चों के नर कंकाल। जिन परिवारों के बच्चे गायब हुए थे वो अपने बच्चों के दर्द में तड़प रहे थे और उन बच्चों के माँ बाप को ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि कौन किसका बच्चा है। पिछले 2 साल से लापता हुए बच्चों के परेशान घर वाले अपने अपने बच्चों के फोटो लेकर निठारी पहुंचे। पुलिस ने 17 शव मिलने से इनकार किया, ये दोहराते हुए कि उन्होंने खोपड़ियां, हड्डियां और शरीर के अन्य हिस्सों की खोज की थी और कहा कि वो पीड़ितों की संख्या का आकलन देने में असमर्थ है। पीड़ितों की पहचान और संख्या केवल DNA टेस्ट से ही तय हो सकती थी। पुलिस ने तब जाके कोठी को सील किया और प्रेस मीडिया को क्राइम साइट के पास जाने से रोक दिया। केंद्र सरकार ने कंकालों के अवशेषों की खोज के पीछे के तथ्यों का पता लगाने की सख्ती से आदेश दिए। 27 दिसंबर को मोइंदर सिंह पंडेर और कोहली को पायल के केस के सिलसिले में पुलिस ने हिरासत में ले लिया, मगर स्थानीय निवासियों का गुस्सा रुक नहीं रहा था, बल्कि ये बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस की लापरवाही के चलते 31 दिसंबर को 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि गुस्साए निवासियों ने मुलायम सिंह सरकार से लापरवाह पुलिस कर्मियों को हटाने की मांग करते हुए निठारी में स्थिति तब बिगड़ गई जब गांव की गुस्साई भीड़ ने पुलिस से लड़ाई की और आरोपी के घर के बाहर एक दूसरे पर पथराव किया। पुलिस ने पंडेर की नौकरानी माया को भी महिलाओं को बहला फुसलाकर घर ले जाने के संदेह में हिरासत में ले लिया, क्योंकि परिसर के पास अधिक शरीर के हिस्से खोजे गए थे, जिससे ये आरोप लगाया गया कि छोटे बच्चों की भयानक हत्याओं के पीछे अंगों का व्यापार भी इससे जुड़ा हुआ है। इसी कोठी में इंसान के रूप में मौजूद भेड़ियों ने 1-2 नहीं बल्कि 17 बच्चों को अपना शिकार बनाकर इसी कोठी में उन्हें दफना दिया था। इस कोठी में रहने वाले नर पिशाच, भूत, प्रेत बड़े ही शातिर ढंग से गांव के भोले भाले मासूम बच्चों को किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाते थे। इसके बाद इनके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देते थे। उन छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़ी बेरहमी से बलात्कार करते, उनको मारते, पीटते और आखिर में उनकी हत्या कर देते। जब इस बात से भी दिल नहीं भरता तो उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके कुछ हिस्सों को पकाकर खाते और कभी कभी तो उन बच्चों के मांस को कच्चा ही खा जाते। उसके बाद हड्डियों को नाले में बहा देते। एक बयान में तो कोहली ने यहाँ तक कहा कि उसने जिंदा तो एक तरफ बल्कि लाशों के साथ भी बलात्कार किया, क्योंकि उसे किसी तांत्रिक ने कहा था कि ऐसा करने से तुम्हारी सेक्स पावर बढ़ेगी। क्या क्या नहीं किया इस कोठी के रहने वालों ने। ये खौफनाक सिलसिला करीब 1.5 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा था, लेकिन किसी की नजर इस कोठी पर नहीं पड़ी। बेकसूर बेगुनाह मासूम बच्चों की मौत का तांडव चलता रहा और किसी को भनक भी न लगी। 15 फरवरी 2011 को कोर्ट ने इस फैसले पे अपनी मोहर लगाई। कोहली को सिलसिलेवार हत्यारा करार देते हुए अदालत ने कहा कि उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, जबकि सुरेंद्र कोहली की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया। वहीं आरती मर्डर केस में 12 मई 2010 को इस मामले में CBI विशेष न्यायाधीश डॉक्टर AK सिंह ने आरोपी सुरेंद्र कोहली को दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। ये सजा कंफर्मेशन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजी गई, जबकि दीपाली मर्डर केस में 12 दिसंबर 2010 को CBI कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। वहीं 28 सितंबर 2010 को रचना लाल मर्डर केस में CBI विशेष न्यायाधीश डॉक्टर AK सिंह ने सुरेंद्र कोहली को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। 24 दिसंबर 2012 को CBI विशेष न्यायाधीश S लाल ने आरोपी सुरेंद्र कोहली को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। फैसले के दौरान में न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि मुजरिम के मन में हमेशा यही भावना बनी रहती है, किसको मारूं, किसको काटूं व खाऊं। मुजरिम इन परिस्थितियों में समाज के लिए खतरा बन चुका है। उसके सुधार और परिवर्तन की संभावना भी नहीं है। मरने वालों की आत्माओं को तभी शांति मिल सकती है
जब मुजरिम को सजाए मौत दी जाए। मुजरिम को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए। बेरहमी की सारी हदें पार कर की गई इस वारदात के खुलासे ने लोगों का दिल दहला कर रख दिया था। मगर अफसोस 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर एक फैसला सुनाया, जो कि एक चौंकाने वाला फैसला था। हाईकोर्ट ने कोहली और पंडेर को यह कहते हुए बरी कर दिया कि प्रोसिक्यूशन पक्ष इन दोनों का अपराध साबित करने में नाकाम रहा। सुरेंद्र कोहली और मोइंदर सिंह को बरी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मामला है। ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि आरोपी दोषी है। अदालत ने कहा दोनों ही अपीलकर्ता यानी सुरेंद्र कोहली और मोइंदर सिंह स्पष्ट रूप से संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। दोनों ही आरोपियों को बलात्कार, हत्या और सबूतों को नष्ट करने के अन्य आरोपों में गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। कोहली को साल 2006 की हत्याओं से जुड़े 12 मामलों में बरी कर दिया गया था। वहीं मोइंदर सिंह पंदेर के खिलाफ 2 मामले थे, उन दोनों मामलों में उसे भी बरी कर दिया गया। 10 मामलों में कोहली इकलौता अपराधी था और 2 मामलों में उसने पंदेर के साथ जुर्म किया था। दोनों ही अपराधियों को बरी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जांच खराब तरीके से की गई है और सबूत इकट्ठा करने में बुनियादी चीजों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जांच में अंग व्यापार के अधिक गंभीर पहलुओं पर ध्यान दिए बिना ही घर के एक गरीब नौकर को राक्षस बनाकर फंसाने का एक आसान तरीका चुना गया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के दौरान ऐसी गंभीर चूकों की वजह से मिलीभगत जैसे कई नतीजे निकाले जा सकते हैं। निठारी हत्याकांड की जांच पर निराशा जताते हुए अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन का पूरा केस अपराधी सुरेंद्र कोहली के उसके कबूलनामे पर ही आधारित है, जो उसने 29 दिसंबर 2006 को उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया था। अदालत ने यह भी कहा कि खोपड़ियां, हड्डियां या कंकाल जैसे जैविक अवशेष की बरामदगी के लिए आरोपी के किए गए खुलासों को दर्ज करने के लिए अपनाई जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया को पूरी तरीके से अनदेखा किया गया है। गिरफ्तारी और कबूलनामे के जरूरी पहलुओं को जिस लापरवाही से निपटाया गया है वो बहुत ही निराशाजनक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि निठारी हत्याकांड मामले प्रोसिक्यूशन का रुख समय समय पर बदलता रहा। शुरुआत में प्रोसिक्यूशन का केस आरोपी सुरेंद्र कोहली और कोठी के मालिक मोइंदर सिंह के खिलाफ था और जो भी सबूतों की खोज की गई वो दोनों के नाम पर ही की गई, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ सारा दोष कोहली पर मंड दिया गया। जांच के अलग अलग चरणों में प्रोसिक्यूशन के सबूत बदलते रहे और आखिरकार जो भी एविडेंस अदालत के सामने रखे गए वो आरोपी सुरेंद्र कोहली के कबूलनामे के रूप में पेश किए गए हैं। अदालत के मुताबिक ये भी चौंकाने वाली बात थी कि 60 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद बिना किसी मेडिकल जांच के आरोपी का कबूलनामा दर्ज किया गया। उन्हें कोई कानूनी मदद नहीं दी गई। कबूलनामे में यातना दिए जाने के आरोप को नजरअंदाज किया गया और सीआरपीसी की धारा 164 की जरूरतों का पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर आरोपी सुरेंद्र कोहली ने 29 दिसंबर 2006 को पहले ही पुलिस के सामने कबूलनामा दे दिया था तो क्यों उसे इकबालिया बयान की रिकॉर्डिंग के लिए 1 मार्च 2007 तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि कोहली पहला मौका मिलते ही कबूलनामे से मुकर गया और इसी के साथ उसने आरोप भी लगाया कि पुलिस ने हिरासत में उसे क्रूरता के साथ टॉर्चर किया था, जिससे उसने मेडिकल टेस्ट कराने की मांग भी की थी क्योंकि उसके गुप्तांग जल गए थे और उसके नाखून निकाले गए थे, लेकिन आरोपी के मेडिकल टेस्ट नहीं कराए गए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कोहली के कबूलनामे पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके मुताबिक जुर्म कबूल कराने के लिए उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था और उसका मेडिकल टेस्ट भी नहीं करवाया गया था। निठारी हत्याकांड के बाद की गई जांच और अदालती कार्रवाई के दौरान कई बार इस बारे में चिंताएं उठी थी कि ये मामला ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग व्यापार से भी जुड़ा हो सकता है। सुरेंद्र कोहली और मोइंदर सिंह पंदेर को बरी करते हुए हाईकोर्ट ने इस बात का जिक्र किया कि निठारी हत्याकांड में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशों के बावजूद अंग व्यापार की इन्वॉल्वमेंट की जांच में विफलता एजेंसी द्वारा जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात से कम नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि निठारी में हत्याओं का कारण अंग व्यापार होने की संभावना को लेकर ठीक से जांच या पूछताछ नहीं की गई, खास करके तब जब बगल के ही घर यानी मकान नंबर D6 सेक्टर 31 नोएडा में रहने वाले एक शख्स को किडनी घोटाले के मामले में पहले गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि छोटे बच्चे और महिलाओं की जान का नुकसान गंभीर चिंता का विषय है, खास करके तब जब उनके जीवन को सबसे अमानवीय तरीके से खत्म कर दिया गया हो। लेकिन इस वजह से आरोपियों को निष्पक्ष सुनवाई देने से इनकार नहीं किया जा सकता है और न ही सबूतों की कमी के बावजूद उन्हें फंसाने के लिए सजा दी जा सकती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी सुरेंद्र कोहली ने 29 दिसंबर
दिसंबर 2006 को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस को जो जानकारियां दी उनकी वजह से नोएडा के सेक्टर 31 के मकान नंबर D5 के पीछे के नाले से खोपड़ियां, हड्डियां और कंकाल बरामद हुए। लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहा कि कोहली की गिरफ्तारी की तारीख और समय पर भी सवाल है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का दावा है कि कोहली की गिरफ्तारी 29 दिसंबर 2006 को की गई थी, जबकि बचाव पक्ष का दावा है कि गिरफ्तारी 27 दिसंबर 2006 को की गई थी। हाईकोर्ट के मुताबिक सुरेंद्र कोहली की गिरफ्तारी के सबूतों के विश्लेषण से ये साफ हो जाता है कि प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया कि कोहली की 29 दिसंबर 2006 को ही गिरफ्तारी हुई थी। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में कोई भी गिरफ्तारी का चार्ट मेमो नहीं है और डिफेंस पक्ष के गवाहों ने कोहली की गिरफ्तारी का जो तरीका बताया वो अलग और एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है और गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र गवाह भी मौजूद नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि डिफेंस पक्ष की इस बात को भी प्रोसिक्यूशन ने गंभीरता से चुनौती नहीं दी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर सका कि आरोपी ही मुजरिम है, क्योंकि जो भी बातें हैं वो सिर्फ बयान है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं जिसकी बना पर आरोपियों को सजा सुनाई जा सके। और इसी के चलते सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर सिंह पंदेर को बरी कर दिया गया। मगर कोर्ट के इस फैसले से पीड़ितों के घर वाले काफी नाराज हैं, क्योंकि जिसने अपनों को खोया है वही अपनों को खोने का दर्द जानता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।